सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर जारी जांच के बीच ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को सशर्त जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को 1 लाख के मुचलके पर जमानत देते हुए कहा है कि उन्हें नज़दीक के पुलिस स्टेशन में हर 10 दिन में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। हाईकोर्ट ने रिया के साथी दीपेश और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत दे दी है, लेकिन रिया के भाई शौविक और अब्दुल बासित को जमानत याचिका खारिज कर दी गई। माना जा रहा है कि आज शाम 6 बजे तक रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आ सकती हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था और इससे पहले स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने रिया और शौविक की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विरोध प्रदर्शनों को लेकर शाहीन बाग जैसे सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता, जैसा कि शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रदर्शन निर्धारित जगह या इलाकों में होना चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए शाहीन बाग आंदोलन पर कोर्ट ने यह भी कहा है कि शाहीन बाग इलाके से लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बने अटल टनल में उद्घाटन के बाद दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। दुनिया के सबसे लंबे टनल में उद्घाटन के बाद से ही पर्यटक आने लगे, लेकिन वो नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं और दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर को रोहतांग दर्रे के नीचे सुरंग का उद्घाटन किया था, लेकिन उसके अगले दिन ही एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, लापरवाही से ड्राइविंग करने और सेल्फी लेने के चक्कर में 3 दुर्घटनाएं सामने आईं। सीमा सड़क संगठन ने 1 दशक में कड़ी मेहनत के बाद 10,000 फीट की ऊंचाई पर सुरंग का निर्माण कार्य किया। बीआरओ ने स्थानीय अधिकारियों को टनल में मोटर चालकों की निगरानी के लिए पुलिस की निगरानी के लिए तैनात नहीं करने का दोषी ठहराया। हाथरस कांड के बहाने यूपी को जातीय दंगों में झोंकने की साजिश में जांच एजेंसियों के हाथ बड़ा सुराग हाथ लगा है। जांच एजेंसियों को मिले सबूत से इस बात का खुलासा हुआ है कि यूपी में दंगे करवाने के लिए देश विदेश से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक अकेले मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब हाथरस केस से जुड़े हर मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा। बता दें कि हाथरस कांड के बहाने दंगे फैलाने की साजिश में राजधानी लखनऊ, हाथरस समेत कई थानों में दर्जन भर से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। बता दें कि हाथरस कांड में पहले एसआईटी और फिर सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। हाथरस को लेकर बनी वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम की जांच ईडी करेगा। दरअसल जांच एजेंसियों को शुरुआती जांच में पता चला है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के नाम पर रातों रात एक वेबसाइट बनाई गई। उसके तहत यूपी में जातीय दंगा फैलाने की साजिश रची गई थी। वीओ2 लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पर न केवल बयान देकर हमलावर बने हुए हैं, बल्कि भाजपा की बागियों के सहारे उनके उम्मीदवारों के खिलाफ बड़ा दांव भी खेल रहे हैं। इससे जेडीयू खेमे में बेचैनी है। लोजपा अध्यक्ष ने जेडीयू की एक और सीट के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। चिराग ने बीजेपी की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी को पालीगंज विधानसभा से टिकट दिया है। 2010 में वो इस सीट से विधायक रह चुकी हैं। 2015 के चुनावों में इस सीट से राजद की टिकट पर जयवर्धन यादव ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। इस बार ये सीट जेडीयू के खाते में गई है। जेडीयू ने जयवर्धन यादव को उम्मीदवार बनाया है। यादव राजद छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए थे। अब जेडीयू को चुनौती देने के लिए लोजपा ने वहां से उषा विद्यार्थी को उतारा है। संयुक्त राष्ट्र में चीन की भारी बेइज्जती हुई है। करीब 40 देशों ने शिनजियांग और तिब्बत में अल्पसंख्यक समूहों पर अत्याचार को लेकर चीन को घेरा, तो हांगकांग में नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के मानवाधिकारों पर पड़ने वाले बुरे असर पर चिंता भी जाहिर की। अमेरिका, कई यूरोपीय देशों, जापान और अन्य ने चीन से कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को शिनजियांग में निर्बाध रूप से जाने दें। साथ ही उइगर मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदाय के अन्य सदस्यों को कैद में डालना बंद करें।
2 जुलाई की रात कानपुर जिले के बिकरू में पुलिस पर किए गए हमले में पहली गोली विकास दुबे ने अपनी राइफल से चलाई थी। आसपास के मकान की छतों से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। रात करीब 1 बजे गोलीबारी शुरू हुई और आधा घंटे तक गोलियां चलती रहीं। इस बात का खुलासा चौबेपुर में तैनात रहे सिपाही विकास सुधागर ने बयान में किया है। इस बयान को पुलिस ने चार्जशीट का हिस्सा बनाया। विकास ने कहा है कि वो लोग चौबेपुर एसओ विनय तिवारी की प्राइवेट स्कॉर्पियो से दबिश बिकरू गए थे। बेला क्रॉसिंग पर सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा, शिवराजपुर एसओ महेश यादव और बिठूर एसओ कौशलेंद्र प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मिले।